सबका समावेश किया जाना संभव नहीं होता। मैं समझता हूँ कि जो नियुक्तियाँ हुई हैं वो बहुत अच्छी हुई हैं और सभी पार्टी के लिए अच्छे कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता, कंट्रीब्यूट करने वाले कार्यकर्ताओं की हुई हैं और आगे भी होने वाली हैं। तो सरकार के ध्यान में निश्चित रूप से वो क्षेत्र होंगे ही जिन क्षेत्रों में अभी समावेश नहीं हो पाया है। जितने लोग बने हैं वो सब पार्टी के लोग हैं और मैं पार्टी का हूं। एक एक कार्यकर्ता योग्य व्यक्ति बने हैं और यह सब चीजें मुख्यमंत्री पर ही निर्भर करता है और मुझे खुशी है कि योग्य व्यक्तियों को योग्य स्थान दिया गया है। कार्यकर्ता निराश है 9 दिन में सर मंत्री मुझे निराश कार्यकर्ताओं की सूची दे दीजिए, मैं सबको प्रसन्न कर दूंगा। संयोग देखिए, दो नेता, दोनों बड़े बड़े नेता, दिल्ली वाले, दोनों ही मुखिया भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश की बीजेपी के। और सवाल भी कमोबेश एक जैसा ही किया गया दोनों से कि निगम मंडल में नियुक्ति से नाराज हैं बीजेपी के नेता, क्या कहेंगे। एक ने तो माना कि ऐसा होता है और आगे उन्हें साधा जाएगा जो छूट गए हैं, लेकिन दूसरे ने तो साफ तौर पर कह दिया कि कहाँ है नाराज, कौन है नाराज, अगर कोई है तो सामने लाओ मेरे, मैं खुश करके बताऊंगा उसे। कितनी आसानी से कह गए ये बात दोनों नेता, मानो दिल में बैठे हों उन कार्यकर्ताओं के जो उपेक्षित होकर जी रहे हैं पार्टी में, जो सालों से ये सोचकर जमीन पर काम कर रहे थे कि कुछ मिलेगा उन्हें, लेकिन जब मौका कुछ मिलने को आया तो पल्ले पड़ा सिर्फ इंतजार, इंतजार और सिर्फ इंतजार। ना तो सरकार उन्हें लेकर गंभीर है और ना ही संगठन। हाँ, एक बात जरूर है, इस मसले में बड़े बड़े नेताओं का सामना कैमरे से होता है तो वो इतना बोलने में बिल्कुल नहीं सकुचाते कि चाल चरित्र और शुचिता वाली पार्टी है बीजेपी। कोई नेता नाराज नहीं है, कोई कार्यकर्ता परेशान नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है पार्टी में। और दूसरी ओर दरकिनार किए गए नेताओं की पार्टी भक्ति भी देखिए कि अब तक मुखालिफत भी नहीं कर सके उपेक्षा को लेकर। चुप हैं, शांत हैं, उम्मीद की लौ अभी भी जेहन में जगाए हुए हैं। अभी नहीं तो कभी और सही, लेकिन पार्टी उनकी सुनेगी, उनके लिए कुछ करेगी, उन्हें देगी उनकी मेहनत का फल। वो नेता भले ही चुप रहें, खामोशी के चादर के तले दबा लें अपनी उदासी को, लेकिन यहाँ कोई और है जो तैयार बैठा है बहती गंगा में हाथ धोने के लिए। उसने अपने सिर्फ हाथ ही नहीं धोए बल्कि बीजेपी के पूरे संगठन को भिगो दिया आरोपों की बौछारों से। देखिए, असंतोष की ज्वाला अधिक दिनों तक नहीं दबाई जा सकती है। जिस दिन ज्वालामुखी फूटेगा उस दिन समूची भारतीय जनता पार्टी उसके चरित्र को और उसके सरकार को उस दावानल से नष्ट कर देगा। निश्चित ही दबे तौर पर ही सही, लेकिन एक असंतोष पैर पसारता जा रहा है भाजपा में और कुछ इस तरह से उसका कद बढ़ रहा है कि चाल चरित्र और शुचिता की दीवारें कब इसके सामने छोटी नजर आने लगे कोई कह नहीं सकता। अब सवाल ये है कि इन रूठे हुए नेताओं को साधने के लिए क्या कुछ करेगी मध्य प्रदेश बीजेपी। IND 24 के लिए भोपाल से विवेक पटैया की रिपोर्ट। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देने के पूर्व IND एजेंडा के पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। क्या वाकई भाजपा में कुछ नेताओं की उपेक्षा की गई है? यदि हां, तो संबंधित नेताओं के असंतोष से कैसे उबरेगी भाजपा? क्या भाजपा संगठन नेताओं के असंतोष को दबाने की कोशिश कर रहा है? क्या आने वाले समय में असंतोष एक बगावत का रूप ले सकता है? क्या कांग्रेस के आरोपों के मुताबिक वाकई भाजपा ने खास लोगों को ही तवज्जो दी है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करता चल, फल की इच्छा मत कर। ऐसा कुछ बड़ा संदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिल रहा है, लेकिन ये संदेश कहीं असंतोष का कारण तो नहीं बन रहा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, पक्षपात जायते फल ग्रहते प्रियजन। कुछ लोगों के प्रिय, कुछ खास लोगों को और ऐसे लोगों को जिनकी वरिष्ठता के आधार पर, जिनकी कर्तव्य निष्ठा के आधार पर, जिनकी कर्मठता के आधार पर अगर उनका चयन किया जाए तो कुछ ऐसे हैं जो छूट गए हैं, कुछ ऐसे हैं जो टूट गए हैं और कुछ ऐसे भी होंगे जो रूठ गए हैं। क्या इन सब के असंतोष से उभर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा आज की इस खास पेशकश में। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय युवा नेता चेतन सिंह जी।
कांग्रेस का पक्ष रखेंगे जेपी धनोपिया साहब, कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता, और हमारे साथ मौजूद हैं अपनी एक निष्पक्ष प्रतिक्रिया के साथ वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र सिंह साहब। आप तीनों महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24। चेतन सिंह साहब, कैडर बेस पार्टी है, एक अलग फेस लिए पार्टी है, लेकिन पार्टी तो बनती है, ये गाने कुछ चंद लोग ही गा रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी पंचनिष्ठाओं से जिनकी आस्था है ऐसे लोगों की पार्टी है, और इस पार्टी को पंचनिष्ठाओं के साथ साथ देश की निष्ठा जिनकी लगी है और वास्तव में जिन्होंने अपना सारा जीवन अर्पित करके इस भारतीय जनता पार्टी के संगठन को खड़ा किया और आज यहाँ तक लेकर के आए हैं, ऐसे लोगों की यह भारतीय जनता पार्टी है। और इस भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ही निष्ठावान कार्यकर्ता, एक नहीं अनेक कार्यकर्ता हैं, और एक नहीं अनेकों का योगदान है कि आज पार्टी यहाँ इस मुकाम तक पहुँची है। और भरा पूरा परिवार है, ईश्वर की कृपा है, जनता का आशीर्वाद है, जनता का समर्थन है, और मध्य प्रदेश के साथ साथ देश में लोकप्रिय सरकार के रूप में हम सब काम करें। और निश्चित रूप से इसके पीछे हमारे वरिष्ठ नेताओं की पुण्याई है, उनका तर्पण है, उनके जीवन का पूरा अर्पण है। इसका सार है कि आज भारतीय जनता पार्टी, चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो, चारों ओर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिला है। देश और प्रदेश की हम सेवा कर रहे हैं। ओह, प्रथम बार इस प्रवक्ता के अंदर मैंने एक दार्शनिक व्यक्ति को महसूस किया इस मंच से। निश्चित नहीं, मैं धनोपिया साहब की मुस्कुराहट, कटु मुस्कुराहट कुछ कहना चाहती। जी धनोपिया साहब। ऐसा है कि बंधे हैं हाथ पैरों में कांटे, किससे कहें बेचारे के निकालते कांटे, ये हाल है बेचारे कार्यकर्ताओं का। इन्होंने बहुत कुछ सही कहा है। चेतन जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने साफ गोई से सारी बातें कही। मील के पत्थर और नींव के पत्थर दोनों अलग अलग होते हैं। नींव के पत्थर अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी और यशवंत सिन्हा और जाने कितने लोग सामने हैं। ऐसे ही युवा वर्ग के जो हमारे मध्य प्रदेश में साथी हैं, तो नाम लेने से किसी व्यक्ति विशेष की बात हो जाएगी, लेकिन निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ चीन के रेवड़ियाँ बांटी हैं। अपने ही लोगों को जो गणेश परिक्रमा करते हैं या उनके व्यवसायिक हितों से जुड़े हैं या उनके नेताओं के साथ उनके किस तरह से सेवा सवार में लगे हुए हैं, ऐसे ही लोगों को पद दिए गए हैं। और मैं समझता हूँ कि कार्यकर्ता के साथ अन्याय है, और यही कारण है कार्यकर्ता असंतुष्ट है, रूठा हुआ है, टूटा हुआ है। बिल्कुल आपने सही कहा है, और इसका परिणाम आपको अभी दिखेगा। मैयर का रिजल्ट आपको बता देंगे। इस बात के लिए कार्यकर्ता काम करने को तैयार नहीं है, कार्यकर्ता बहुत परेशान है। मुख्यमंत्री जी इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि जाइए प्रभारी मंत्री, मनाइए कार्यकर्ताओं को, उनके साथ उनको सामंजस्य बिठाइए, सेवा करिए, सवार करिए। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत दिनों के बाद नियुक्तियां की, और वो भी सिर्फ अपने ही लोगों को चहेतों करके उन्होंने पक्षपात किया है, अच्छे कार्यकर्ताओं को छोड़ा है। ये आंतरिक मामला भारतीय जनता पार्टी को सब मानते हैं, अच्छा उनकी परिभाषा क्या है, लेकिन हम लोग देखते हैं समाज में जो लोग बेचारे दिन रात सक्रिय हैं, झंडा उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन लोगों को दरकिनार करके मुख्यमंत्री जी ने कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार किया है। ये शायद निश्चित रूप से आने वाले समय में भाजपा के लिए अच्छा नहीं है, कांग्रेस के लिए अच्छा ही रहेगा। अब दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। राघवेंद्र साहब, भरा पूरा परिवार है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी बत्तियों के मामले में परिवार नियोजन पर आ गई है। हम दो और हमारे दो दे दी, 2-4 लोगों को, और 2 बार बत्ती दे दी, और कई लोगों को बत्ती दे दी। आपको नहीं लगता कि असंतोष का कारण बनेगी? अभी जेपी धनोपिया जी ने एक शेर पढ़ा था दुष्यंत कुमार त्यागी जी का, जी, मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ जी, कि यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ। जी, जी, ये मतलब जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, मैं उसके मन की बात को कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि चेतन जी उससे सहमत ना हो, कि यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि जो कार्यकर्ता है, धनोपिया साहब को मालूम है कि कहाँ ठहरा, वो समझ रहा है कि भाई पूरा पानी किस तरह से लाल बत्ती मिलती है, किस तरह से पद मिलते हैं, किस तरह से लाभ मिलता है। तो अब जो बेचारे उस काम में सक्षम नहीं है, वो कोशिश करेंगे कि वो सारी योग्यताएं अपने अंदर लेकर आएँ, और जिस तरह से बत्तियां मिलती हैं या बत्तियां दी जाती हैं उस फन में वो माहिर हों। तो कुल मिलाकर जो भाजपा का सीधा कार्यकर्ता है, वो अभी जो धनोपिया जी कह रहे हैं कि वो रूठा हुआ है, आपने भी कहा कि उसको मनाने की बातें हो रही है, क्योंकि भाजपा का कार्यकर्ता बहुत सीधा और भोला भी होता है, वो बड़े माने सेंटिमेंटली बड़ा भावुक होता है कुल मिलाकर। तो हो सकता है कि मान जाए, लेकिन इस बार चूंकि 12 साल हो गए सरकार को, अब शायद वो मनाने के लिए सरकार उनके पास जाए, तो वो मानेगा कि नहीं मानेगा इसमें संशय है। क्योंकि सीधा आदमी जब रूठता है तो बड़ी मुश्किल से मानता है। वो सीधा आदमी 12 साल तक सरकार को देखता रहा, संगठन को देख रहा है, और अगर वो रूठ गया है तो उसको मनाना मुझे लगता है कि आसान नहीं होगा। और अभी मैयर तो क्या है, 2018 में भी मुझे लगता है कि मुश्किलें बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं इनकी। एक बड़ा
प्रसिद्ध सा गाना है, रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल। कार्यकर्ता सहचर होता है, सहकर्मी होता है, कदम से कदम ताल मिलाकर चलने वाला होता है, और एक बार ईमानदार कार्यकर्ता रूठ जाए तो बहुत मुश्किल से मानता है। ये बात बिल्कुल राघवेंद्र सिंह साहब ने ठीक कही। अब कौन रूठा है कौन टूटा है ये तो समय आते पता चलेगा, लेकिन जितनी आपने निष्ठाओं, राष्ट्रवाद और उन सब की बात कही, आपको नहीं लगता कि निगम मंडल जो एक तंत्र में सहायक हैं, चलो नवाजने के लिए ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं वो आयोग चल तो रहे हैं। जब वो चल रहे हैं तो वो बिना मुखिया के चल रहे हैं। बस ये जो कुछ सवाल हैं जो आम जनता को भी और कार्यकर्ता को भी खल रहे हैं कि अभी भी नियुक्तियां होनी है, उन पे ही हो जाएं, कुछ ठीक हो जाएं। देखिए, निगम मंडल के जो नियुक्तियों का मामला है, संगठन से चर्चा के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वेच्छाधिकार है वो किसको रखते हैं किसको नहीं रखते हैं। लेकिन अभी तक जितनी नियुक्तियां हुई हैं, इन नियुक्तियों में प्राय ये देखने को आया है कि लगभग सभी लोगों का अपना परिश्रम है, अपनी निष्ठा है, अपने कार्यों का योगदान है। हो सकता है कुछ लोग जल्दी ओबलाइज हुए हों, हो सकता है, लेकिन ये भी बात सही है कि हर आदमी अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं हो सकते, हर आदमी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी नहीं हो सकते। उनमें ज़्यादा काबिलियत थी इसलिए उनको पहले नवाजा गया। हर आदमी की अपनी काबिलियत है, अपनी क्षमता है, और क्षमताओं के आधार पर ही, उस कार्यकर्ता के योगदान के आधार पर ही पार्टी उसका मूल्यांकन करती है। और जहाँ पार्टी के मूल्यांकन में वो उसके आकलन में ठीक आता है, उस कार्यकर्ता को निगम मंडल में एडजस्ट किया है। कई लोगों को जब हम चुनाव के मैदान में उतारते हैं तब हम इस बात का विश्लेषण करते हैं कि कौन जनता के बीच में रहा, किसने संघर्ष किया, किसकी जनता में अच्छी छवि है, कौन लोगों के साथ खड़ा रहता है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। और राजनीति में नवीन जी, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि आप राजनीति में हमेशा ये मान करके मत चलिए कि 100% सबके साथ हम न्याय कर सकते हैं। किसी ना किसी के साथ अन्याय न चाहते हुए भी हो ही जाता है। ये है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की निष्ठा, ये है भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता की कर्तव्य परायणता के ये सब जानते हुए कि ठीक है कोई ना कोई तो छूटेगा, कोई ना कोई तो रूठेगा, लेकिन फिर भी वो पार्टी का दामन नहीं छोड़ते हैं। आपके लोग बागी हो जाते हैं और इसी बात के लिए राजनीति में वो दागी हो जाते हैं, बड़े बड़े पदों पर, बड़े बड़े कदों पर बैठने के बावजूद दामन छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है धनुपिया साहब? देखिए नवीन जी, वास्तविकता यह है कि भाई चेतन जी की जो बात है वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की नहीं, एक राजनीतिक कार्यकर्ता की मजबूरी का द्योतक है। साफ तौर पे कोई भी पॉलिटिकल आदमी होता है, बहुत अन्याय होने के बाद भी वो नहीं कह पाता कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या अपराधी प्रवृत्ति की श्रीमती लता बानखड़े जी, जिन पर 420 के 5 मुकदमे चल रहे हैं, भर्ती नियुक्ति कांड, उनको किस बात के लिए नवाजा गया? क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति विशेष नेता की कृपा रही है। एक यहाँ पर शेखावत जी हैं, वो एक क्रिकेटर के ससुर होते हैं, इसलिए उनको नवाजा गया है। एक बेचारे व्यक्ति को बत्ती दे के छोटी बत्ती कर दी, छपा दी अखबारों में। तो क्या लोगों के साथ करके इन्होंने किया है, क्या इनकी नीयत है? कहीं ना कहीं तो साफ लगता है कि कार्यकर्ता के साथ अन्याय हुआ है। भ्रष्टाचार और बेईमानी अपनी जगह पर है, लेकिन कार्यकर्ता को जब देने की बात आती है तो रेवड़ियां इस तरह बांटी जाती हैं कि वो जो लोग संघर्ष वाले हैं वो संघर्ष ही करते रह जाते हैं। जो लोग किन्हीं वजह से इनके साथ हैं, इनके खास हैं, उनको नवाज दिया गया है। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी की शायद चलती नहीं है। मुख्यमंत्री के ऊपर भी एक सुपर मुख्यमंत्री है इस प्रदेश के अंदर, मैं नहीं बताना चाहता कौन है, आपको समझ गए होंगे। उनसे जो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं वो सब सत्ता में है, चाहे वो वहां पर राजेंद्र सिंह चौहान हो, यहाँ बुधनी के या कोई और भी हो, सारे लोग देख लीजिए। तो बहुत अन्याय हुआ है भाजपा कार्यकर्ता के साथ, और कार्यकर्ता इसकी कीमत चुकाएंगे। मैं समझता हूं कि उसका उन्हें फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो मुश्किल है। अब तो जलचले की बेला है, 12 साल हो चुके हैं, 13वां साल चल रहा है। 2 साल बाद सरकार रहेगी नहीं रहेगी ये भविष्य की गर्त में छिपा हुआ है, लेकिन कार्यकर्ताओं को 12 साल के बाद जो दिया वो अन्याय किया है, न्याय नहीं किया है। राघवेंद्र सिंह साहब, इन दोनों मसलों को आपने गौर से सुना। एक बड़े सहज स्वीकृति कर रहे हैं कि भाई जब सत्ता का जो लाभ है वो जिनको मिलेगा, कुछ छूटेंगे तो कुछ रूठेंगे, लेकिन हमारे यहाँ असंतोष मैनेज हो जाता है। कांग्रेस में असंतोष मैनेज नहीं हो जाता, लेकिन कांग्रेस ये भली भांति देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ठीक नहीं चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर असंतोष पनप रहा है। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के पास एक स्वर्णिम अवसर है इन सब चीजों को इनकैश करने का, एक अच्छी वापसी करने का, प्रदेश में अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराने का? मुझे तो लगता है कि धनोपिया जी और चेतन जी दोनों एक ही नाव के सवार हैं जी। कांग्रेस की अगर स्थिति देखेंगे तो वहाँ भी जो कद काठी के और कद्दावर लोग हैं वो अभी मुख्य धारा से दूर हैं। इसका दर्द यदा कदा बयान होता है लेकिन कैमरे के सामने नहीं होता है। वही स्थिति भाजपा में चेतन जी या और लोगों की, चेतन जी की ना भी हो सकती हो, लेकिन ऐसे कई लोगों की है जो अपने इस दर्द को बयां करते हैं। तो कुल मिलाकर दोनों पार्टी के जो कर्मठ लोग हैं उनमें से ज़्यादातर जो है इसी मर्ज के शिकार हैं जो अपन जिसकी चर्चा कर रहे हैं
कि काम करने वाले को नहीं मिलता, कुछ जो परिक्रमा करते हैं उनको मिल जाता है। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि उसको कैश करे उस असंतोष को, या कांग्रेस को चाहिए कि वो करे, कांग्रेस में भी यही दिक्कत है कि वहाँ जिस कद के लोग मुख्यधारा में होने चाहिए उनके नहीं होने से जो चीज़ें होनी चाहिए कांग्रेस के पास वो नहीं आ पा रही हैं। कुल मिलाकर अगर क्रिकेट खेली जा रही है, उसमें अच्छा प्लेयर अगर खेलेगा तो जिस बॉल पर 4 रन मिल सकते हैं वो 6 भी मार सकता है। दिक्कत यह है कि यहाँ उनको खिलाया जा रहा है कांग्रेस में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन पार्टी का अंदरूनी मामला है, वहाँ उनको खिलाया जा रहा है जो 6-7वें नंबर पर बैटिंग भी नहीं करते होंगे। तो कुल मिलाकर जो स्थिति कांग्रेस में है वो उससे बेहतर कर सकती है। झाबुआ इसका उदाहरण है कि बिना कुछ किए, बिना ज़्यादा संघर्ष किए उन्होंने बीजेपी की उस टीम को मात दी जो इस समय सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आ रही थी। मैहर में भी बहुत अच्छी संभावना है, अगर वो अच्छा करेंगे तो जो वो कह पा रहे हैं कि हम अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, वो राह वहाँ उनको मैहर से दिख सकती है। ये इसमें मेरा चेतन साहब, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। राघवेंद्र सिंह साहब ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से उद्धृत किया है कि भारतीय जनता पार्टी के बीच में, पार्टी के संगठन और जनता के बीच में कार्यकर्ता एक कैडर के भांति कार्यकर्ता, एक ब्रिज के भांति कार्यकर्ता। जब भी आपका कार्यकर्ता उदासीन हो गया, आपको हार का सामना करना पड़ा, जबकि जब भी आपका कार्यकर्ता उत्साहित हुआ, आपने दुर्गम से दुर्गम विजय प्राप्त की। तो रतलाम झाबुआ के बाद जो प्रदेश में एक माहौल है थोड़ा उदासीनता का है, भले ही आप नहीं स्वीकारें, आपको क्या लगता है कि संगठन एकदम तेजी से काम कर रहा है? और अगर कर रहा है तो जिस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं राजनीतिक गलियारों, वो क्यों हो रही? देखिए, 2 चीज़ें हैं नवीन जी। एक तो पहले मेरे मित्र धनोपिया जी ने बहुत गंभीर आरोप लगाया है कि हमने 400 BC के तहत प्रकरण 5-5 दर्ज हैं। मेरी जानकारी में तो यह है कि एक भी प्रकरण दर्ज नहीं है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा कांग्रेस का इतिहास उठा करके देख लें और थोड़ा सा उन लोगों का इतिहास उठा करके देख लें जिन लोगों ने इस देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया और उनको आतंकवादी इतिहास में कहा गया है। तो राजनीति में, पद में आप किसी की तुलना किसी के अपराध से मत करिए साहब। ये राजनीति की चौसर ऐसी है कि आज अगर हम विपक्ष में आ जाएं, कांग्रेस सत्ता पक्ष में, मुझ पर जो चाहे वो प्रकरण दर्ज करा दे। और सन 1995 नहीं, मैं बता रहा हूँ, सन 1995 में और सन 1992 में मैंने 302 भुगता है, 307 मेरे चुनाव में मैंने भुगता है, उस स्पॉट पे मैं नहीं था। इसलिए किसी भी अपराध को अगर कहीं दर्ज है तो आप उसकी तुलना उसके कार्यों से मत करिए। मेरा आपसे बड़ा विनम्र निवेदन है। उस श्रेणी में आप भी हो सकते हो, उस श्रेणी में मैं भी हो सकता हूं। दूसरी बात, बहुत गंभीर आपने आरोप लगाया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के भी ऊपर कोई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस भारतीय जनता पार्टी के, पहले भी कहा, आज फिर से कहता हूं कि 9 रत्न में से 1 रत्न है। सबसे कमजोर है। मगर अरे भाई, आइए, आपका आकलन हो सकता है ना, ये प्रदेश का आकलन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का आकलन नहीं है, शासन प्रशासन का आकलन नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के ही कारण मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी है। ये गलतफहमी सबको दूर कर लेना चाहिए कि ये सरकार स्वतः ही बनी है। माननीय मुख्यमंत्री जो सेनापति है, विजय के लिए जब सेना निकलती है तो सैनिक अनेकों लोग युद्ध करते हैं। इसका आशय ये नहीं है कि बाकी लोगों का योगदान नहीं है, लेकिन अगर जीत का श्रेय सेनापति को जाता है तो हार का श्रेय भी सेनापति को जाता है। इसलिए अगली बार दे देना, हार का श्रेय आप उसको स्वीकार करिए ना। जब होगा, जैसा होगा, हम स्वीकार करेंगे, हम ईमानदारी से स्वीकार करेंगे। हम आपकी तरह उसको नहीं कहेंगे कि हमने ईवीएम बदल दी तो किसी अन्य मामले में। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं चेतन सिंह साहब। कांग्रेस को भी बहुत कुछ करने को है, लेकिन कांग्रेस किंग कर्तव्य विमूढ़ है, बैठी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के ही कर्मों के जो परिणाम होंगे वो हम स्वीकार कर लेंगे। अच्छे कर्म करेगी, अच्छे फल लेगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। गीता का ज्ञान लिए बैठे हैं, खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, खुद एक्टिव नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है नवीन जी। देखिए, विपक्ष की लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुसार एक मर्यादा होती है, मर्यादा में रहकर सारे काम किए जाते हैं। चाहे विपक्ष की भूमिका में प्रदर्शन करने की बात हो, सत्ता के खिलाफ बात करने की बात हो, कहीं ना कहीं कोई लक्ष्य लेकर तो खड़ा नहीं हो जाता ना, निश्चित अपनी बात कहता है। सार्वजनिक चौराहे पे कहते हैं, हम धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकार के लिए ज्ञापन देते हैं, लेकिन सरकार ऐसी गूंगी वैरी है कि उनके कान में जू ही नहीं लगता है। मुख्यमंत्री जी की बात जो आप मेरे मित्र कर रहे हैं, 9 रत्न एक हैं, हाँ 9 रत्न में तो एक हैं, लेकिन कौन से 9 रत्न हैं ये बता दीजिए। क्या उनके आज हालात देख रहे हैं? मुख्यमंत्री निवास के अंदर कल बाबूलाल गौर जी गृह मंत्री ने कहा कि अशोक गार्डन सट्टा चलता है। मुख्यमंत्री जी का धैर्य रखिए, इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? पुलिस अधिकारी कहते हैं डंडा चलाइए, कानून का ये हालत है। रेत के जो है चौहान लिखा हुआ ट्रकों पे पकड़े जा रहे हैं, सीएमओ से फोन जा रहे हैं, तो वो 9 रत्न मुबारक हो आपको। ऐसे 9 रत्न की बात मत करिए। सबसे आज तक के कमजोर और लुंजपुंज व्यक्ति का नाम है शिवराज सिंह चौहान, जो मुख्यमंत्री जी के रूप में हैं। निश्चित रूप से मान के चलिए, शर्म की बात है, मामला गंभीर है। इससे बड़ी और बात नहीं हो सकती। गृह मंत्री बोल रहा है
कैबिनेट में बोल रहा है और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बस इस पर बात नहीं करिएगा, छोड़ दीजिएगा इसको। देखिए इसमें नवीन फर्क जी, की क्या बात होगी? जो जेपी धनोपिया साहब कह रहे हैं, इस बात की खुदाई कोई नहीं कर सकता कि मेरे शासन प्रशासन में कहीं जुआ सट्टा नहीं होता, कहीं रेप अरे नहीं आप होता, इस गृह कोई मंत्री स्वीकार कर रहे हैं साहब, सुन ये तो लीजिए बात आप, करिए। मैं भी तो ही कह रहा हूं, आप कोई बात तो सुनना तो चाहते नहीं है। और हम भी कह रहे हैं कि हमारे शासन प्रशासन में हुआ है, हो रहा है, लेकिन कभी हमने, बिल्कुल हम कह रहे हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं कहा है कि मेरे यहाँ बिल्कुल राम राज आ गया। अगर है तो उसको हम ठीक करेंगे। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक के बाद, जैसा मेरे को जानकारी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है जरा इन लोगों पर डंडा चलाइए डीजी साहब, और निश्चित रूप से आज से डंडा चलना चालू हो गया। चाहे तो धनोपिया जी आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, आज मेन रेलवे स्टेशन पे प्रशासन का जोरदार डंडा चला है और कई नेताओं की आवाज बहुत दूर तक चीखती हुई सुनाई दे रही थी, लेकिन उनके फोन रिसीव करने वाला कोई नहीं था। चाहे तो आप मालूम कर ले। निश्चित रूप से हम आपसे भी निवेदन करते हैं, आप भी विपक्ष में, आप विपक्ष में, इच्छा हुई तो होगा, उनकी सह पे चल रहा था। आप विपक्ष में हैं, आपका भी योगदान है। बड़े नेता जो कि विधायक के रूप में वहां पे स्थापित है, उनकी सह पे चल रहा था क्या? धनोपिया जी, आप इस विपक्ष में हैं, ये प्रदेश आपका भी उतना है जितना भारतीय जनता पार्टी का है। ये कोई बंटवारे का नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान का है। लेकिन अगर कोई इस तरह की बातें आती हैं, कोई प्रदेश के हित में बात है, तो आप सरकार के संज्ञान में लें। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करेंगे, माननीय गृह मंत्री जी कार्रवाई करेंगे। आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। राघवेंद्र साहब, जिस प्रकार से प्रदेश की कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनको लेकर कांग्रेस जनता के पास पहुंच सकती है, आपको क्या लगता है कि 100% कांग्रेस जनता के पास पहुंचने में सफल है? बिल्कुल सफल तो नहीं है, लेकिन उसकी पहुंचने की मंशा भी मुझे नजर नहीं आती, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते उसके मन में होनी चाहिए जी। दरअसल जो हम कई दिनों से देख रहे हैं, कई महीनों से देख रहे हैं कि सारी चीजें, इनका पूरा फोकस कांग्रेस का मीडिया पर और कैमरे पर और अखबार में है। जनता के बीच में इनका संघर्ष नजर कम आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं आता है, लेकिन जब जब इनका संघर्ष नजर आएगा, इसका फल जरूर उनको प्राप्त होगा और भाजपा को नुकसान होगा। क्योंकि अगर गृह मंत्री ऐसा कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप डंडा चलाइए, इसका मतलब कि हालात जरूर गड़बड़ है। और इन गड़बड़ हालात को अगर कांग्रेस जितना भी उजागर करेगी, जनता के सामने लेकर जाएगी, तो जनता को निश्चित लगेगा कि भाई हमारी तकलीफ की बात आप कर रहे हैं, तो आप हमारे हितैषी हुए। लेकिन कांग्रेस जनता का हितैषी बन नहीं पा रही ठीक से। जिस दिन वो हितैषी बनेगी ठीक से, तो सारा मामला भाजपा से उलटकर कांग्रेस की झोली में आ जाएगा। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप तीनों महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो काफी नहीं तुम्हारा ईमानदार होना, अच्छा व्यवहार होना, ऊंचे विचार होना है, वक्त का तकाजा होना जरूरी प्यारे, मक्खन किशोर होना, चमचा कुमार होना, ये एक और गुण है जो पैदा करना पड़ेगा। अगर सत्ता का स्वाद चखना है तो इस गुण का अपने डीएनए में समावेश करना बहुत जरूरी है। वर्तमान राजनीति में गुण और दोष के आधार पर, गणेश परिक्रमा के आधार पर और अन्य किन आधारों पर बत्तियों से, पदों से नवाजा जा रहा है, ये चिंतनीय भी है और विचारणीय भी है। लेकिन इस प्रदेश के पटल पर विपक्ष की जो भूमिका है, उस पर भी सवालिया निशान खड़े हैं, प्रश्न बड़े हैं और यक्ष हैं, लेकिन जनता ही उनका जवाब देगी। IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।